सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम 36 से लेकर 90 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिब्रिनोजेन। नाम के पीछे जेन आ गया। जेन का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। ठीक है, फिब्रिनोजेन एक्टिवेट होता है फिब्रिन फाइबर्स में इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा थ्रोम्बिन। ठीक है, पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन इज इनिशिएटेड बाय। कोएगुलेशन का मतलब क्या है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कौन करता है? सबसे पहले डैमेज्ड टिश्यू। ठीक है, जैसे ही कोई टिश्यू डैमेज होती है, लाइक हाथ यहाँ पे कट हो गया, खून निकल रहा है, तो जैसे ही कोई टिश्यू डैमेज होगी तो डैमेज्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करेगी। ठीक है, तो ब्लड कोएगुलेशन का सबसे पहला मैकेनिज्म स्टार्ट होगा बाय डैमेज्ड टिश्यू। चलो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाइट ब्लड सेल? सबसे पहले कि वाइट ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ऐसा नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज कैंसर, नहीं, कैंसर तो म्यूटेशन की वजह से या फिर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी गायब हो गई। ठीक है, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कैंसर कॉज करता है। नॉट वाइट ब्लड सेल मैन्युफैक्चर ओनली इन थाइमस, नहीं बाय बोन मैरो। वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट सब बनाता है। ठीक है, कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज। यस, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज करके निकल सकते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल के मूवमेंट को हम कहते हैं डायापिडेसिस। डायापिडेसिस क्या होता है? अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा के जैसा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज आउट भी कर पा रहा है। ठीक है, नाउ कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोसेस एक चेन में चल रही है। फॉर एग्जांपल, वो डोमिनो इफेक्ट आपने देखा होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रखा है, एक को गिराओ सब गिर जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं चेन में चलने वाली प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड एज कैस्केड प्रोसेस। चेन में चलने वाली प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? कैस्केड प्रोसेस बोलोगे। ठीक है, तो कैस्केड प्रोसेस हम कहाँ देखते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में हमारे पास 13 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा होगा फिर तीसरा काम करेगा, तीसरा होगा फिर चौथा काम करेगा, इस तरीके से काम चलता है। बीच में से कोई भी एक फैक्टर अगर निकल जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस बीच में रुक जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे कैस्केड प्रोसेस ड्यूरिंग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम बन रहा है, क्या बन रहा है? एंजाइम। तो भाई यहाँ पे एंजाइम सिर्फ थ्रोम्बोकाइनेज ही है जो ब्लड कोएगुलेशन के टाइम पे बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? पहला, ल्यूकोसाइट्स डिसइंटीग्रेट इन स्प्लीन एंड लिवर। नहीं, ल्यूकोसाइट्स यहाँ पर डिसइंटीग्रेट नहीं होते। स्प्लीन इज मेनली ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, चलो, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। यस, देखो हमारे पास ये बोन होता है और इस बोन के सेंटर वाले पार्ट को डायाफाइसिस कहते हैं, साइड वाले पार्ट को हम एपीफाइसिस कहते हैं। और एपीफाइसिस में हमारे पास कुछ प्लेट्स होते हैं, ट्रैबिक्यूलर स्टेम सेल्स होते हैं, बाकी यहाँ पे क्या होता है? बोन मैरो। अब इस रेड बोन मैरो में हमारे पास रेड बनाते हैं, चलो रेड बोन मैरो। ठीक है, अब इस रेड बोन मैरो में हमारे पास कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, वो स्टेम सेल्स हमारे ब्लड के सारे सेल्स को बनाएंगे। सो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड वन, न्यूट्रोफिल्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन। नहीं, न्यूट्रोफिल्स का डिटॉक्सिफिकेशन में कोई भी रोल नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यस, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को बनाते हैं। सो मेरा ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है। मुझसे करेक्ट पूछा है ना? इनकरेक्ट पूछा है। 1 and 3. Which of the following statements are incorrect? Now, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कब है? फिक्स। अगर मदर का ब्लड RH नेगेटिव हो और फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव हो, मदर नेगेटिव फीटस नेगेटिव नहीं, मदर नेगेटिव फीटस पॉजिटिव। देखो इसमें होता क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ है, मदर का ब्लड कैसा है? नेगेटिव। फीटस का ब्लड कैसा है? पॉजिटिव। फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ है, क्यों? बिकॉज प्लेसेंटा है, ब्लड सेल्स प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा टूटता है। प्लेसेंटा टूटेगा तो बच्चे के थोड़े रेड ब्लड सेल मदर के अंदर चले जाएंगे, बच्चा तो बाहर आ गया, डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा टूटेगा, बच्चे के पॉजिटिव सेल्स मदर की बॉडी में, मदर का इम्यून सिस्टम जगह क्या हुआ ये? तो मदर का इम्यून सिस्टम देखेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मेरी खुद की बॉडी में तो है नहीं, मतलब पॉजिटिव क्या है? दुश्मन। तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है इन पॉजिटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी RH, पॉजिटिव मतलब RH हो गया। ठीक है, तो एंटी RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं हुई। पर अगर सेकंड प्रेगनेंसी में वापस सेम कंडीशन हुई कि मदर नेगेटिव है, फीटस पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा? 3 महीने लगते हैं अच्छे से प्लासेंटा को बनने में। 3rd मंथ तक प्लासेंटा बन चुका है। नाउ 4th या 5th मंथ के आसपास मदर ने एंटीबॉडी बना रखी है पहले से, उसके पास मेमोरी क्रिएटेड है। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा हो रखा था,
तो ये एंटीबॉडी और घूमते घूमते गलती से भी अंदर आ गई, ठीक है, गलती से भी इसने प्लेसेंटा को क्रॉस कर लिया, जो कर लेती है 4th और 5th मंथ के आसपास, तो ये फीटस के सारे पॉजिटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसको बोलते हैं एरिथ्रो, मतलब रेड ब्लड सेल ब्लास्टोसिस ब्रेक हो रहा है फेटालिस फीटस का, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। तो दिस बेसिकली हैपन्स कब, जब मदर का ब्लड नेगेटिव हो, फीटस का ब्लड पॉजिटिव हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आती बिकॉज ब्लड सेल्स प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकते। सेकेंड प्रेगनेंसी में दिक्कत आती, क्यों? फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा टूटेगा, जो फीटस के सेल्स है पॉजिटिव सेल्स वो मदर की बॉडी में जाएंगे, तो मदर की बॉडी इनको दुश्मन समझ के लिए उनके लिए एंटीबॉडीज़ बना के रखेगा। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी भी हुई और सेकेंड प्रेगनेंसी में फीटस अगर पॉजिटिव है तो एंटीबॉडीज़ ढूंढते ढूंढते 4th और 5th मंथ के आसपास फीटस को किल कर देती है। कैसे? उसके रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसको होता है अनीमिया, ठीक है, रेड ब्लड सेल टूटेगा, हीमोग्लोबिन भी टूटेगा, ठीक है। तो बेसिकली एट द एंड जो फीटस है वो अनीमिया और जॉइंडिस से उसकी डेथ हो जाती है। डन। This is erythroblastosis fetalis. Both A and B surface antigens are found on red blood cells of, अगर A और B दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, इसमें सिर्फ A एंटीजन और सिर्फ B एंटीजन। आगे ABO ब्लड ग्रुपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? तो डोनर एंड रेसिपिएंट, देखो AB डोनर है, वो AB को ब्लड दे सकता है। O तो आपका यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, O आपका A को ब्लड दे सकता है, ठीक है। जो AB है वो A को ब्लड नहीं दे सकता, ये मेरा आंसर है। क्यों? इसके पास A एंटीजन है, इसके पास B एंटीजन है, इसके पास सिर्फ A एंटीजन है, B इसके लिए क्या हो जाएगा? दुश्मन। तो AB वाला ब्लड किसी A इंसान में डाल दिया जाए तो वो तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा, बिकॉज उसके खुद के पास B एंटीजन नहीं है। हमारी बॉडी में जो एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन एंटीजन है। फॉरेन का मतलब दुश्मन, खत्म, बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी तुम देखो कि O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि O ब्लड ग्रुप के पास A एंटीजन भी नहीं है, B एंटीजन भी नहीं है, तो सब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब सेल को बेसिकली कौन से बेसिस पर रिजेक्ट करती है? एंटीजन के बेसिस पर। बॉडी में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंटीजन के बेसिस पर होता है, ठीक है। ये हाँ 43 हो गया। 44 हीमोग्लोबिन याद रखना है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्रोथ्रोम्बिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ट्रू, ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन ही होता है। नाउ प्रोथ्रोम्बिन इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इवन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ फ्रैगमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। पहली बात, प्लेटलेट्स टुकड़े होते हैं किसके? एक सेल होता है, उसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स जो हमारे बोन मैरो है वो मेगा कैरियोसाइट्स बनाते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े होते हैं प्लेटलेट्स, वो पूरे सेल नहीं है। तभी तुम देखना कि प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस क्यों नहीं है? बिकॉज वो एक सेल का टुकड़ा है, ठीक है, जिसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। नाउ मेगा कैरियोसाइट्स आपको कहाँ मिलेंगे? मेगा कैरियोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल गिविंग राइज टू प्लेटलेट्स व्हिच आर एक्चुअली फाउंड इन बोन मैरो। ब्लड में ना के बराबर नहीं मिलते ब्लड में नहीं मिलते, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स आपके बोन मैरो में ही मिलेंगे। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, ओके। लिम्फ इज कलरफुल, कब से? लिम्फ वाइट, कलरलेस बोल दो, कोई पिगमेंट नहीं है वहाँ पे। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, यस, मेनली वाइट ब्लड सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, यस, न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स को कैरी करेगा। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल, ओके। देखो, एक हमारे पास लिम्फैटिक वेसल होता है, इंटेस्टाइन में जो विलाई हमारे पास होती है उसमें एक हमारे पास लिम्फैटिक वेसल है, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल। तो लैक्टियल एक्चुअली में एक लिम्फैटिक वेसल है जिसमें फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। प्रोटीन हो गया या फिर अमाइनो एसिड्स, नॉट प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स हो गए, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन फैट्स स्पेसिफिकली लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। सो मेरा गलत स्टेटमेंट पूछेगा तो ओनली वन स्टेटमेंट इज माई रॉन्ग स्टेटमेंट। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, बी सेल एंड टी सेल्स आर टाइप ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, एंड दीज ए ग्रैन्युलोसाइट्स आर कलेक्टिवली, पहली बात तो ये होते हैं लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स का जो परसेंटेज है वो 20 से 25% होता है हमारे ब्लड में। अगर याद हो, नॉटी लिटिल मंकी ईट्स बनाना, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल 60-65, 20 से 25, लिम्फोसाइट्स 6 से 8, मोनोसाइट्स 2 से 3%, इओसिनोफिल 0.5 to 1%, बेसोफिल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ?
पहली बात, यहाँ पे रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल क्यों लिखा है? लिम्फ में रेड ब्लड सेल नहीं होता, लिम्फ में रेड ब्लड सेल नहीं होता, ठीक है। नाउ सीरम, देखो सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। एंड व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ में पहली बात फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते, वाइट ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल का घर ही है लिम्फ, पर रेड ब्लड सेल नहीं होगा, प्लेटलेट्स नहीं होंगे, ठीक है। और लिम्फ के अंदर हम बोलते हैं कि प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल दो, जो हमारी बड़ी बड़ी प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स भी लिम्फ में नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे होना चाहिए ब्लड माइनस, ब्लड में से रेड ब्लड सेल हटा दो, सारी प्रोटीन्स हटा दो, ये होगा लिम्फ। ये बेटा NCERT की ही लाइन है, ठीक है। NCERT लिम्फ का डेफिनेशन लिखती है कि ब्लड माइनस रेड ब्लड सेल एंड सम प्रोटीन्स। वाइट ब्लड सेल काउंट इन ह्यूमन्स के अंदर होता है 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, नॉट 100 ml, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज ग्रेवयार्ड? ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, किसको? रेड ब्लड सेल को, स्प्लीन। खैर ये सबको पता है कि रेड ब्लड सेल का जो ग्रेवयार्ड है वो स्प्लीन है, बिकॉज यहाँ पे मैक्रोफेजेस बैठे होते हैं। जिन रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन लाइक 120 डेज का लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन खत्म हो गया, रेड ब्लड सेल का शेप प्रॉपर नहीं है, या फिर टूट गया है, ओल्ड हो चुका है, ठीक है, या फिर बहुत फंक्शनल नहीं है, ऐसे सारे रेड ब्लड सेल को ग्रेवयार्ड में तोड़ दिया जाता है, स्प्लीन में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। बट स्प्लीन ग्रेवयार्ड के साथ साथ रेड ब्लड सेल का रिजर्वॉयर भी होता है और इमरजेंसी के टाइम पे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलो, इन कंपैरिजन टू रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। नहीं भाई, कहाँ 120 दिन, इसमें मेजरली 10 दिन होता है, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ वाइट ब्लड सेल उनका लाइफ स्पैन अराउंड 10 डेज ही होता है। आर मोर अबंडेंट, नहीं, रेड ब्लड सेल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पजेस न्यूक्लियस, ये सही है, रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि वाइट ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस होता है। नाउ A and B आर फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स। देखो, एक A है, एक B है। फैगोसाइटोसिस कौन कौन करते हैं? मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन? मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। नाउ B इज मोर अबंडेंट, B ज़्यादा है, तो न्यूट्रोफिल्स आपके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा? मोनोसाइट। तो A मेरे पास मोनोसाइट है, मोनोसाइट के पास पहली बात मोनोसाइट क्या थी? मोना। क्या याद करा था कि मोनोसाइट्स मोना है, मोना मतलब मोना के पास है किडनी, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, एंड मोनोसाइट का जो परसेंटेज है वो 6 to 8% होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन? देखो, अगर एलर्जी हो गई मतलब हिस्टामिन बढ़ गया, हिस्टामिन बढ़ा तो एलर्जी हुई, ठीक है, तो वो तो बेसोफिल की वजह से होता है। लेकिन जब एलर्जी हो गई, एलर्जी होने के बाद मेनली क्या रिलीज होता है? हिस्टामिनेज, ठीक है, जिसको हम एंटी हिस्टामिन भी कहते हैं। हिस्टामिनेज रिलीज करने वाला होता है इओसिनोफिल, ठीक है। तो इओसिनोफिल एक्चुअली एंटी हिस्टामिन, जिसका दूसरा नाम होता है हिस्टामिनेज, उसको रिलीज करके एलर्जिक रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट, द लिम्फ सर्व्स टू, लिम्फ का काम क्या है? CO2, O2 ये सब ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली जो मेरे यहाँ पे टिश्यूज़ हैं और ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे काफ़ी प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब कैपिलरी सिंगल लेयर थिक होती है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, तो जो भी फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ब्लड से निकल करके, उन सारी फ्लूइड को हम एक वेसल में डाल देते हैं, लिम्फ वेसल में, और लिम्फ वेसल इसको अल्टीमेटली किसी वेन में डाल देगी, ठीक है। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है, उसको वापस ब्लड में रिटर्न कर देना। डन। तो लिम्फ का काम होता है टू रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू दी ब्लड। वैसे भी लिम्फ में रेड ब्लड सेल नहीं होते, तो रेड ब्लड सेल तो हम गिनेंगे भी नहीं। चलो आगे चलते हैं। फैगोसाइटिक सेल कौन थे? मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। इसमें देखो, वाइट ब्लड सेल जो मेरे होते हैं ल्यूकोसाइट्स, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स, दाने जैसे, ठीक है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स, जो बेसिकली मेरे फैगोसाइटिक हैं, और ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, जो मेरे फैगोसाइटिक सेल हैं। तो फैगोसाइटिक कौन से होंगे? फैगोसाइटिक ग्रैन्युलोसाइट होते हैं मेरे न्यूट्रोफिल्स। अगर फैगोसाइटिक ए ग्रैन्युलोसाइट बोला होता तो मोनोसाइट, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला, कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोएगुलेशन। यस, कैल्शियम के बिना मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कैल्शियम के बिना ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। कैल्शियम हमारी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट केटायन है, ठीक है। बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट केटायन कैल्शियम है। इनफैक्ट जो इम्पल्स कंडक्शन थ्रू न्यूरॉन्स होता है, उसके लिए भी क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन 1 तो आना ही चाहिए। चलो, नाउ कोएगुलेशन इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बाय हेपेरिन। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स चेंजेस ऑफ फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन बाय थ्रोम्बिन। ये सही लग रहा है तुम्हें?
ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है, हम सेकंड स्टेटमेंट पे आएंगे, पहले बोलो ये पढ़ा है तुम्हारा। क्या लिखा है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, फिब्रिन में, से यस और नो। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स कैस्केडिंग प्रोसेस, कैस्केडिंग मतलब एक चेन में होगा, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म। जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स है क्या वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्या हमेशा एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। सो ऑप्शन 4 मेरा क्या है, गलत। सो 1, 2 एंड 3। अब 2 स्टेटमेंट देखो, एक तुमने पढ़ा होगा एंटी हेपेरिन, और एक तुमने पढ़ा होगा हेपेरिन। बेसिकली उल्टा फंक्शन है। क्या लिखा है कि कोएगुलेशन इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बाय हेपेरिन। हेपेरिन होता क्या है बेटा, हेपेरिन होता है एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट का मतलब है कि ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देगा। क्या आपने कभी सोचा है हमारी बॉडी में कंटिन्यूस ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, पर वो बॉडी के बीच में कहीं क्लॉट क्यों नहीं बना रही? हमारी बॉडी बीच में कहीं क्लॉट इसलिए नहीं बना रही बिकॉज उसमें एंटी हेपेरिन है, वो उसे क्लॉट नहीं बनाने देता है, ठीक है। तो अगर उसमें हेपेरिन है जो बेसिकली एंटी कोएगुलेंट है, जैसे क्लॉट बनाने नहीं देता है। जब भी हम किसी पेशेंट जिसका ब्लड मतलब जैसे कोई यूरीमिया हो गया है, किडनी ख़राब हो गई, ब्लड में यूरिया बढ़ गया है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बॉडी से ब्लड निकालते हैं, हम उसे बाहर प्योरीफाई करते हैं, उसकी बॉडी में वापस डाल देते हैं। वहाँ पे हेपेरिन एंटी हेपेरिन का बहुत रोल होता है, ठीक है। चलो, विच इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट अबाउट नॉर्मल वैल्यू। वैसे तुम ये देखो कि पहला इन्फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल 5 से 5.5 मिलियन होता है पर 100 ml नहीं होता, पर mm³ में होता है, तो मेरा पहला ही इनकरेक्ट है। हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम, वेरी गुड। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3 लाख होते हैं। न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं, 60 से 65%, सब सही है। यहाँ पे यूनिट में गड़बड़ कर दी इसने। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, सबसे ज़्यादा तो आपके पास रेड ब्लड सेल होंगे, फिर आपके पास प्लेटलेट्स होंगे। नॉटी लिटिल मंकी ईट्स बनाना मतलब सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, ठीक है, नंबर 1 लिख दूँ मैं इसको। उसके बाद लिम्फोसाइट्स, नंबर 2 लिख दूँ मैं इसको, फिर मोनोसाइट्स, नंबर 3। तो NLM कहाँ है, NLM इसमें दिख रहा है, NLM इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो P R मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल, उससे कम है प्लेटलेट्स, और उससे कम है ये तीनों। इजी क्वेश्चन, ये बस ट्रिक याद कर लो आप, ये बार बार पूछता है, वेरी इजी। चलो, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ब्लड ग्रुप AB। देखो, जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसके पास A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है। अगर A एंटीजन है तो एंटी A एंटीबॉडी नहीं हो सकता, B एंटीजन है तो एंटी B एंटीबॉडी नहीं हो सकता। हमारे पास जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी नहीं है, उसकी अलग एंटीबॉडी। समझ में आया? लाइक मेरे पास A एंटीजन है तो मेरे पास एंटी A नहीं होगा, मेरे पास क्या होगा, एंटी B। सो इसके पास कोई एंटीजन नहीं हो, मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, बिकॉज A एंटीजन है तो एंटी A नहीं रख सकता, B एंटीजन है तो एंटी B नहीं रख सकता। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल बी हैविंग एंटीजन A ऑन रेड ब्लड सेल। A ब्लड में A होगा, AB में A होगा, दोनों में A होगा, O में नहीं हो सकता, ठीक है। आगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सब कुछ एक्सेप्ट कर ले, किसको बोलते हैं भाई, जो AB ब्लड ग्रुप होता है, इसके पास A एंटीजन भी है, इसके पास B एंटीजन भी है। हमारे पास 2 ही एंटीजन होते हैं ना ABO ब्लड ग्रुप में, या तो A या तो B। इसके पास दोनों एंटीजन है तो इसको किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं आएगी। ये A ब्लड भी एक्सेप्ट कर सकता है, B भी एक्सेप्ट कर सकता है, AB भी एक्सेप्ट कर सकता है, O भी। अब क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी नन। सिमिलर क्वेश्चन आगे, अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है। हमने डिस्कस किया, फीटस के रेड ब्लड सेल टूट जाएंगे। तो दिस कंडीशन में बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडी टू, मदर को डालते हैं जस्ट आफ्टर बर्थ। देखो हुआ क्या, फीमेल जो प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेफ होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जैसे फीटस बाहर आएगा तो प्लासेंटा टूटेगा, प्लासेंटा टूटेगा तो फीटस के कुछ ब्लड सेल्स मदर की बॉडी में जाएंगे जो मदर के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगे कि एंटी-RH एंटीबॉडी बना के इसको डिस्ट्रॉय करो, फॉरेन सेल है। पर मदर के इम्यून सिस्टम के ट्रिगर होने से पहले अगर हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मदर में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पॉजिटिव सेल्स को मार देगा, कुछ दिन में एंटीबॉडीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, तो मदर का इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं हुआ, मदर के पास मेमोरी नहीं है, उसने खुद से कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई, ठीक है। तो अगर मदर ने खुद से एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई, उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं हुआ, तो सेकेंड प्रेगनेंसी सेफ है। तो दिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी प्रिवेंटेड अगर डिलीवरी के जस्ट बाद, बर्थ के जस्ट बाद मदर में
प्रिपेयर्ड, लैब में प्रिपेयर्ड एंटी RH एंटीबॉडीज डाल दी जाएं, ठीक है। तो मदर को देंगे जस्ट आफ्टर दी बर्थ। आगे, अ क्लॉट इज फॉर्म्ड बाय, भाई क्लॉट बनाना है क्लॉट, तो लास्ट में हमारे पास फिब्रिन के फाइबर्स होते हैं। किसके फाइबर्स होते हैं? फिब्रिन के फाइबर्स होते हैं। तो फिब्रिनोजेन नहीं होना चाहिए, फिब्रिन होना चाहिए, ठीक है। अब फिब्रिन के फाइबर्स में क्या होता है? इन फाइबर्स में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल सब ऐसे आके लग जाएंगे और फाइनली मेरा एक क्लॉट बन जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज मच मस्क्यूलर देन एट्रिया। यस, देखो ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकुलर। ना वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, तो वेरी ऑब्वियस कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल होगी कंपैरेटिवली ज़्यादा थिक होगी, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इज लोकेटेड, अब देखो अगर मैं हार्ट ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, मैं उसने AV नोड बोला है, देखो ये मेरे पास राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे होता है ऐसे नोड एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, देखो अपर राइट ऐसे नोड, लोअर लेफ्ट AV नोड, ठीक है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होगा मेरे पास AV नोड। अब यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड AV नोड इज लोकेटेड इन लोअर राइट, नहीं लोअर लेफ्ट होना चाहिए था, तो मेरा ऑप्शन 2 कैसा होगा? गलत, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इज वेंट्रिकल ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एक कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, विच इज 70 ml एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स। देखो अगर कस्पिड वॉल्व बंद होते हैं वो फर्स्ट हार्ट साउंड है, सेमील्यूनर बंद होंगे तो वो सेकेंड हार्ट साउंड है, ठीक है। ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल ब्लड फ्लो इन वेंट्रिकल इंक्रीजेस बाय 30%, सीधे NCERT की लाइन है। वो ऐसा है कि नॉर्मली देखो जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, ये भी रिलैक्स कर रहा है, ये भी रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो कस्पिड वॉल्व खुले होंगे, कस्पिड वॉल्व खुले होंगे तो जैसे जैसे एट्रियम में ब्लड आएगा वैसे वैसे ब्लड वेंट्रिकल्स में भी भर रहा है, ठीक है। फिर जॉइंट डायस्टोल खत्म होने के बाद सबसे पहले ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड के फ्लो का ये जो प्रेशर है कितना बढ़ता है, कितना? 30%। सो ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल ब्लड फ्लो इन वेंट्रिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, इतना बढ़ जाता है, ठीक है। सीधे NCERT की लाइन है। ECG में PR इंटरवल करस्पॉन्ड्स टू, देखो सबसे पहले ये होता है PQRST, ठीक है। ये है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जहाँ पे इसको मैं बोलती हूँ PQRST। ना व्हाट इज PR इंटरवल? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होगा उसको मैं बोलती हूँ PR इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक के टाइम को क्या बोलूँगी? PR इंटरवल, ठीक है। अब PR इंटरवल में करता क्या है? देखो एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले जो हमने हार्ट ड्रॉ किया, ठीक है, ये मेरा हार्ट है ना, ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, यहाँ पे ऐसे नोड है, यहाँ पे AV नोड है। अभी जस्ट हमने देखा ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है, वो पूरे एट्रियम में जाता है और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। भाई सेम टाइम पे ऐसे नोड ने जैसे ही इम्पल्स जनरेट किया, सेम टाइम पे क्या वो इम्पल्स पूरे एट्रियम में गया? यस। और एट्रियम के साथ साथ क्या AV नोड के पास आ गया? यस। सेम टाइम पे क्या? हाँ, एकदम सेम टाइम पे। तो AV नोड ना इस इम्पल्स को डिले करता है कि भाई वेंट्रिकल्स तुरंत ना कॉन्ट्रैक्ट करे, अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे। समझ में आया कि जैसे ही ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा सेम टाइम पे एट्रियम AV नोड दोनों का इम्पल्स मिल रहा है, ठीक है। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और AV नोड इम्पल्स को थोड़ा सा डिले करेगा, रुक जाओ, और फिर वो उसको बंडल ऑफ हिज के थ्रू परकिंजी फाइबर से ट्रांसमिट करके वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा डिले हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, ताकि एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वेंट्रिकल्स को भरने का टाइम मिले और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ टाइम डिले इन AV नोड, जो PR इंटरवल होता है, दिस पोजिशन PR इंटरवल, इसका मेन काम होता है AV नोड में टाइम डिले करवाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ABCDE, ये क्या है? P है, दिस इज QRS, ये T है। तो P वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? A आपका P वेव है, ट्रू। पर एट्रियल सिस्टोल एंड नहीं होता भाई, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, रॉन्ग। अब यहाँ पे BCD पढ़ते पहले, BCD क्या ये QRS कॉम्प्लेक्स है? तो RST क्यों लिखा हुआ है? दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत है। अच्छा 72 हार्ट बीट्स पर मिनट, आपको पता है कभी भी ECG को देख के अगर आप हार्ट बीट काउंट करना चाहते हो
तो आप नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करो, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। ई हमारा टी वेव है और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सही बात है, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल खत्म होगा तो वेंट्रिकल्स का डायस्टोल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो टी वेव बताता है कि वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो चुका है एंड डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है, सो ऑप्शन 4 इज माय करेक्ट आंसर। चले आगे, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो हार्ट हमारा मायोजेनिक है, खुद की कॉन्ट्रैक्शन खुद इनिशिएट करता है, लेकिन हार्ट बीट को हम फास्ट स्लो करवा सकते हैं कुछ हार्मोन की वजह से, विच इज़ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, लेकिन ये कॉर्टेक्स से रिलीज नहीं होती है, मेडुला से रिलीज होती है, सो इट इज़ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। व्हाट इज एपिनेफ्रीन? एड्रीनलिन या फिर नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। चलो आ जाओ, क्लोजर ऑफ विच वाल्व इन हार्ट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। भाई ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, इनके बीच में कौन सा है? बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व बंद हो जाएगी ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, तो मिट्रल वॉल्व ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व। अगर फिशेस P है, बर्ड्स Q है, रेप्टाइल्स R है, एम्फीबियंस S है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब है 3 चैम्बर्ड हार्ट। बर्ड्स में फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, नहीं ले सकते। बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं ले सकते। रेप्टाइल्स लेंगे एंड एम्फीबियंस लेंगे, सो R प्लस S, कहाँ लिखा है? S प्लस R, यस। आगे चले, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, स्ट्रोक वॉल्यूम, यस, एक बार में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, लेकिन पर सेकेंड है क्या? ना, 5 लीटर्स पर मिनट, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Now, during recording electrocardiogram, patient is connected to 3 electrical leads. The positions are, देखो जब हम स्टैंडर्ड ECG देखते हैं तो राइट एंड लेफ्ट दोनों रिस्ट पे आपके ECG होता है, एंड लेफ्ट एंकल ऑन बोथ रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल, सो बोथ रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल पर हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसे याद रख सकते हो। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? The T wave of ECG represents excitation of ventricles। नहीं, T wave में excitation नहीं होता, excitation खत्म हो चुका, relaxation होता है ventricles का। The sum of P plus T waves in a given time period can determine heart rate। नहीं, heart rate क्या है? QRS complex। End of P wave marks the end of systole, कह सकते हैं। P वेव के एंड के आगे तक भी सिस्टोल थोड़ा चलता है। इन अ स्टैंडर्ड ECG पर्सन इज कनेक्टेड टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। ये परफेक्ट स्टेटमेंट है सीधे NCERT का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 इज माई परफेक्ट आंसर, कि अभी स्टैंडर्ड ECG लेंगे तो 2 रिस्ट 1 लेफ्ट एंकल 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। डिटेल्ड ECG की अगर हम बात करते हैं, डिटेल्ड ECG में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल लीड्स हमारे चेस्ट कैविटी पर लगा दी जाती है, ठीक है। P वेव से आगे तक सिस्टोल चलता है इस तरीके से, इसलिए एंड ऑफ P वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ये गलत है, ये तुम्हारा बेसिकली सिस्टोल है। आगे चले, इन एन ECG T स्टैंड्स फॉर P QRS। T का मतलब है वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने का टाइम है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यस, T वेव स्टैंड्स फॉर वेंट्रिकल डायस्टोल। आगे चलते हैं, या कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाय, देखो कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, इट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मेरा 70 ml होता है, हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ऑलमोस्ट 5 लीटर की 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है 5 लीटर्स ब्लड को पंप करता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आगे चले, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स रिलेटेड विद कार्डियक एक्टिविटी आर लोकेटेड इन मेडुला। बॉडी की जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है लाइक ब्रीदिंग, ठीक है, गैस्ट्रिक रिएक्शंस जो भी है, तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को बेसिकली हमारा मेडुला ही रेगुलेट करता है। चले, हमें यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे पहले आना चाहिए मेरे पास साइनो आर्टेरियल नोड, SA नोड, Q, फिर AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, Q के बाद P, फिर बंडल ऑफ हिज है S, सो ऑप्शन 3 इज माई करेक्ट आंसर। यहाँ पे बंडल ऑफ हिज नहीं दिया है। चलो, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, भाई हेपेटिक का मतलब क्या होता है? लिवर। तो बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अगर मैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना दूँ है ना, गट, और यहाँ मेरा लिवर,
गट और लिवर के बीच का जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर के बीच में होता है। अब इसमें पता है क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जो ब्लड कैपिलरी को यूज़ करेंगे उसे बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन इधर भी कैपिलरीज के फॉर्म में होती है, स्टार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी, और यहाँ पे जब लिवर के पास जाएगी तो भी इट एंड्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। नॉर्मल वेन कैसी होती है, नॉर्मल वेन जैसे हमारा कोई टिश्यू है तो नॉर्मल वेन कैपिलरीज के फॉर्म में स्टार्ट हो करके किसी बड़ी सी वेन के फॉर्म में ख़त्म होती है, पर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में यूज जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो कैपिलरीज के फॉर्म में स्टार्ट होके कैपिलरीज के फॉर्म में ही एंड होती है, ठीक है। द वन इज न्यूरोजेनिक हार्ट। बेटा न्यूरोजेनिक हार्ट एक्चुअली इनवर्टिब्रेट्स में देखते हैं, जहाँ पे उनका ब्रेन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करेगा। हमारा कैसा है, ह्यूमंस का, रैबिट्स का, रैट का। मायोजेनिक सेल्फ रेगुलेटरी, ऑटो एक्साइटेबल, नोडल टिश्यूज रेगुलेट करते हैं। हार्ट में नॉर्मली आपके पास लब एंड डब दो साउंड आते हैं, ठीक है। लब कस्पिड वॉल्व के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड एंड डब सेमिलुनर वॉल्व के बंद होने से सेकंड हार्ट साउंड। लेकिन कभी ऐसा हो कि कस्पिड वॉल्व आपके प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहे हैं तो हार्ट में एक और साउंड सुनाई दे सकता है विच इज कॉल्ड एज मर्मर। अ हार्ट साउंड मर्मर डिसऑर्डर इंडिकेट्स द डिफेक्ट ऑफ हार्ट वेल्व्स, जो कस्पिड वेल्व्स है या बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रही हैं तो आपको एक मर्मर साउंड सुनाई देगा, ठीक है, वेल्व्स में प्रॉब्लम है। नाउ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ड्यू टू भाई CAD। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम, फैट्स, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये हार्ट की लाइनिंग में स्वेलिंग नहीं आ रही है, हार्ट की वाल्व्स कुछ नहीं हो रही हैं। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स, यस। अगर यहाँ पर कुछ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, तो हार्ट की वॉल को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाएगा बिकॉज यहाँ पे ब्लड जा ही नहीं पा रहा है। ब्लड नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा हो जाएगा, इनसफिशिएंट। आगे विच वन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80, सिस्टोल अपॉन डायस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन। अगर हाइपरटेंशन है तो होना चाहिए 140/90 या फिर 140/100। अगर ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे मुझे 90/60 तो लो ब्लड प्रेशर हो गया भाई, कम है ये बहुत ज़्यादा, ये फिर भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। सिस्टोल ज़्यादा है पर डायस्टोल कम है 140/100, परफेक्ट, एकदम हाइपरटेंशन। NCERT में गिवन एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ, कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, NCERT में दिया हुआ है। कंजेशन ऑफ लंग्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लंग्स हैं उनके एल्वियोलाई में एक्चुअली फ्लूइड भरने लग जाता है, ठीक है, जहाँ से प्रॉपरली ब्लड का सप्लाई या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता तो हम कहते हैं हार्ट फेलियर ना। यूनिवर्सल रेसिपिएंट अभी हमने देखा है AB, क्योंकि इसके पास A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, उसमें भी पॉजिटिव क्योंकि इसके पास RH एंटीजन भी है। देखो इसके पास खुद के पास A भी है, B भी है, RH भी है, सबको बोलेगा A आ जाओ मेरे पास A है, B आ जाओ B भी है, AB O, पॉजिटिव नेगेटिव जो ब्लड है सब एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे एंटीजन प्रेजेंट है। सारे एंटीजन प्रेजेंट होने का मतलब है इसके पास कोई भी एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगी। सो इट इज AB पॉजिटिव। एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन विच ब्लड ग्रुप AB, बिकॉज ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इट हैज़ ऑल द एंटीजन, सो नो एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स मैंने आपको नॉटी, लिटिल, मंकी, ईट्स, बनाना, न्यूट्रोफिल्स। फिर लिम्फोसाइट्स कितने 20 से 25% होते हैं हमारे पास, ठीक है। नाउ ब्लड ग्रुप A रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम विच। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो वो AB से ब्लड नहीं ले सकता, उसकी बॉडी में B एंटीजन नहीं है, वो AB से ब्लड नहीं ले सकता, वो A से ब्लड ले सकता है एंड O से ब्लड ले सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते फटाफट। विच इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में हमारे पास एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन सारे हमारे प्लाज्मा के प्रोटीन है। हमारे पास प्रोटीन कौन सा नहीं है? हेपेरिन। क्योंकि हेपेरिन क्या होता है बेटा? एंटी कोएगुलेंट एजेंट जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने के लिए देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।